Hello my dear friends and students, once more you are welcome to my YouTube channel English Max। सुपरटेट के सेशन में हम लोगों ने एक सेशन किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि सुपरटेट के लिए अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें। दूसरा सेशन हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन किया था और 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस किया था हमने दूसरे सेशन में। उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला था और वीडियोज भी आपको मिल चुके हैं। आप लोगों ने ठीक ठाक देखा है, अच्छी कमेंट्स भी आए हैं। लेकिन जो मैं चाहता था सुझाव, जिसकी मुझे जरूरत थी, मैंने आप लोगों से सुझाव मांगे थे। आप लोगों में से किसी ने सुझाव नहीं दिए। भाई देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग सुझाव दीजिए ताकि और बेहतर वीडियोस बन सकें। ये तो मुझे आपसे कहना था। दूसरी बात, 2019 के पेपर को तो हमने डिस्कस कर लिया, इससे ज्यादा प्रीवियस पेपर मिलने वाले नहीं हैं। तो अब करना क्या होगा कि मैंने आपसे, जैसा कि पहले भी कहा था, कि मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराऊंगा, आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये जो आज का सेशन है वो मेरे बनाए हुए 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन है और इसमें मैंने कहा था कि 25-30 के करीब डिस्कशन कराऊंगा। एक मॉक पेपर टाइप का, या यूं समझ लीजिए कि ये प्रैक्टिस सेशन होगा जो मेरा बनाया हुआ होगा। तो मेरे बनाए प्रैक्टिस सेशंस में से आज पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक बात और करनी थी आप लोगों से। मैंने पिछले वीडियो में जब आपसे बात की थी तो मैंने आपसे बताया था कि मैं 20-20 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, पर मैंने कुछ और एक्सपर्ट लोगों से और कुछ जो बच्चे हैं जो सीटेट दे रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों से बात की और उन लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि सर 20 क्वेश्चन का सेशन लंबा हो जाएगा। 20 क्वेश्चन के आप जो 20 सेशन देने वाले थे उसके बजाय 10-10 क्वेश्चन के 35-40 सेशन दे दीजिए, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो उनका सुझाव मुझे अच्छा लगा। मैंने भी सोचा कि हाँ ठीक है, 10-10 क्वेश्चन के ज्यादा सेट देते हैं तो प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। हालांकि क्वेश्चन नंबर उतने ही होंगे, लेकिन एक दिन में 20 करने से अच्छा है 10-10 क्वेश्चन 2 दिन कर लिया जाए, ये ज्यादा ठीक है। सुझाव अच्छा लगा, इसलिए वो 20 क्वेश्चन के सेशन की जगह पर मैं 10 क्वेश्चन का सेशन डेली लेके आ रहा हूँ। डेली क्या, एक दिन के अल्टरनेट पे हो जाएगा। ये कोई भगवान राम का वचन नहीं है। हर ये छोड़िए, दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी हम ये सेशन करने जा रहे हैं, मैंने कहा था उसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। तो ये जितने भी सेशन हो रहे हैं, आज का ये जो सेशन हो रहा है इसका भी पीडीएफ अवेलेबल है। आप लोग पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, तब इस पर आइए। एक बात और करनी थी कि अगर आपने पिछला वाला सेशन 2019 का जो प्रीवियस पेपर था उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए, आगे वाले भी देखते रहिए, ठीक है। इसी तरह के सेशन के साथ हम लोग आते रहेंगे और शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। थैंक यू। तो ये रहा हमारा पहला डिस्कशन और पहले डिस्कशन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का। और मैंने जैसा कि पिछली बार भी आप लोगों को बताया था, पहले भी बताया था कि जब भी हम लोग अनसीन पैसेज करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए क्वेश्चन। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं देखना है, इसका तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर ना देखिएगा। क्वेश्चन देखने के बाद आप क्वेश्चन के की पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए और पैसेज पढ़ते समय आपके जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारे ब्लिंक कर जाएंगे और आपका आंसर वहीं डायरेक्ट मिल जाएगा। तो अब चलते हैं उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है। तो देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में है व्हिच वन इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड। तो इस नॉट पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कभी कभी लोग नॉट को मिस कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। आपने देखा प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड, ये क्वेश्चन है तो मतलब हुआ कि पैसेज में बादाम की कुछ खासियतों के बारे में बताया गया होगा। आलमंड क्या होता है, बादाम होता है, एक फल होता है, ड्राई फ्रूट में आता है। तो बादाम तो आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं ना बुद्धि बढ़ाने के लिए बादाम खाना चाहिए, बादाम का तेल भी लगाते हैं लोग। खैर चलिए, हमको ड्राई फ्रूट की बात करनी है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड। तो प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड आपको बताना क्या है, क्वेश्चन का जो मेन की पॉइंट होगा वो प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा नाट। ये नाट पर आप अगर ज़रा सा भी मिस कर दिए तो सारा कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी
आलमंड की प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि 2-3 में आलमंड के गुण होंगे, एक वो ऑप्शन आपको ढूंढना है जिसमें आलमंड के गुण नहीं होंगे। तो अगर आपने नाट को मिस कर दिया तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा। तो 2 की पॉइंट हैं इसमें, एक नाट को ध्यान में रखना है और दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड, 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि द वर्ड यूनिक मीन्स द सेम एज, एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड है यूनिक, इसकी सेम मीनिंग आपको ढूंढनी है कि पैसेज में यूनिक की सेम मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो हमको 2-3 की पॉइंट ध्यान में रखने हैं, एक प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड और दूसरा जो यूनिक किस सेंस में आया है उसकी सिमिलर मीनिंग लगानी है। 2 बातें हो गई। चलिए आते हैं, अब चलते हैं हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। तो फिर एक बार चलते हैं पैसेज की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पैसेज, चमक रहा दमक रहा। चलिए पैसेज में अब इंस्ट्रक्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आते हैं मुद्दे पर। लिखा है ड्राई फ्रूट आर यूजफुल इन वेरियस डिजीजेस ऑफ ब्रेन। तो पहले इन्होंने शुरुआत किससे की, ड्राई फ्रूट से। उन्होंने कहा कि यूजफुल, ड्राई फ्रूट से हमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आलमंड से। तो हम तब तक पढ़ते चले जाएंगे जब तक हमें आलमंड नहीं मिलेगा। तो ड्राई फ्रूट से इन्होंने शुरू किया, ठीक है पढ़ लेते हैं। ड्राई फ्रूट आर यूजफुल इन वेरियस डिजीजेज ऑफ ब्रेन एंड मसल्स एंड टिश्यूज, ठीक, पार्टिकुलरली आलमंड। अब बात आती है आलमंड की। तो पार्टिकुलरली आलमंड हैज गॉट यूनिक प्रॉपर्टीज। अब यूनिक आपका एक क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर, फिर मैं इसको हटा करके दिखाता हूँ। तो आलमंड हैज यूनिक प्रॉपर्टीज, मतलब क्या हुआ कि यूनिक प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे गुण जो किसी और ड्राई फ्रूट में नहीं पाए जाते हों, तो यूनिक ये हो जाता है, ठीक है। तो आलमंड हैज गॉट यूनिक प्रॉपर्टीज टू रिमूव ब्रेन वीकनेस एंड स्ट्रेंथन इट। क्या प्रॉपर्टीज है इसमें, रिमूव ब्रेन वीकनेस, एक दिमाग की कमजोरी को दूर करता है और उसको स्ट्रेंथन करता है, एक प्रॉपर्टी मिली इसकी आलमंड की। दूसरी प्रॉपर्टी आलमंड प्रिजर्व्स, देखिए आलमंड क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ये रही आलमंड की दूसरी प्रॉपर्टी। भैया पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन आलमंड की प्रॉपर्टी नहीं है, तो नहीं ढूंढना है, उसमें है कि कई ऑप्शन मिलेंगे। तो एक प्रॉपर्टी है ये कि ब्रेन की वीकनेस को रिमूव करता है और उसको मजबूत करता है। दूसरी प्रिजर्व करता है वाइटलिटी ऑफ ब्रेन और स्ट्रेंथेंस द मसल्स और डिस्ट्रॉयज डिजीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस एंड विलियस डिसऑर्डर्स। तो इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रेन की वीकनेस को रिमूव करता है, उसको मजबूत करता है, और प्रिजर्व करता है ब्रेन की वाइटलिटी को, स्ट्रेंथन करता है मसल्स को, डिस्ट्रॉय करता है डिजीज ओरिजिनेटिंग नर्वस एंड विलियस डिसऑर्डर। तो नर्वस और विलियस डिसऑर्डर से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनको वो दूर करता है, उनको ख़त्म करता है। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज आलमंड की। इसी में दोनों क्वेश्चन मिल गए, हमारा यूनिक की मीनिंग भी मिल गई और आलमंड की प्रॉपर्टीज मिल गई। हमें आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप वहाँ पर ज्ञान मत पघारने लगिएगा कि ये दूसरा वाला पढ़ लें, क्यों पढ़ें इसको, जब हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल ही गए तो उस वाले पार्ट को पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिए। अब क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आलमंड। देखते हैं इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी नहीं है। तो पहला लिखा इट प्रिजर्व द वाइटलिटी ऑफ ब्रेन, ये तो थी ही, उसमें ये बात ट्रू हो गई। दूसरा है इस स्ट्रेंथेंस द मसल्स, मसल्स को मजबूत बनाना है, ये भी बात ट्रू हो गई। इट डिस्ट्रॉयज डिजीजेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नर्वस एंड विलियस डिसऑर्डर्स, ये भी बात ट्रू हो गई, लास्ट में यही था। तो ये तीनों बातें ट्रू हैं। इट स्ट्रेंथेंस आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बात उसमें नहीं कही गई थी। बादाम पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, ऐसा नहीं कहा था। तो पूछा है कि कौन सी उसमें प्रॉपर्टी नहीं है बादाम में, तो आपका आंसर क्या होगा, यही डी वाला, ठीक है, कि बादाम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी बादाम में नहीं मिली थी, जैसा कि पैसेज में लिखा हुआ था। तो हम पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। पैसेज में डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करने वाला कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो पैसेज में नहीं दिया है तो नहीं है, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिक की मीनिंग बताइए। तो यूनिक का मतलब वहाँ क्या था, बादाम में ऐसी क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। तो जो किसी में नहीं है तो उसमें ऑर्डिनरी तो होगा नहीं, हाईली क्वालिफाइड, ये पढ़े लिखे, बादाम पढ़ा लिखा तो है नहीं। अब अनयूजुअल का मतलब जो किसी में नहीं पाया जाता हो, ये बात हो गई सही। एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है, एनलाइटेंड का मतलब ज्ञानी होता है। तो बादाम के ज्ञानी होने का हमें यहाँ कोई लेना देना था नहीं, ठीक है। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी होने से कोई लेना देना नहीं, तो ये डी वाला भी गलत हो गया। तो आपको जो आंसर मिला सही सही वो कौन सा है, ये हो गया सी, यूनिक का मतलब अनयूजुअल। 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग करते हैं। देखिए कि तीसरे में क्या पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें खाली जगह भरना है। अब क्या भरना है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, इससे मतलब नहीं, पहले सेंटेंस पढ़िए। सेंटेंस लिखा है कि आई विल नॉट बी कैपेबल, कैपेबल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस पे, आई विल नॉट बी कैपेबल। उसके बाद लिखा है माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो कैपेबल के बाद क्या यूज किया जाता है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 2 चीज़ें होती हैं एबिलिटी बताने के लिए, एक होता है एबल और एक होता है कैपेबल, ठीक। एबल और कैपेबल, इनके साथ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। एबल के साथ लगता है टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कैपेबल के बाद क्या लगता है, ऑफ और वर्ब की जेरेंड फॉर्म। तो ऑफ की जेरेंड फॉर्म का मतलब हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। तो कैपेबल में हम ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक। और एबल में क्या लगाते हैं, एबल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कैपेबल में ऑफ के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बस अब आपको आंसर मिल गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो कैपेबल लिखा है, तो कैपेबल के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, ये लगा कैपेबल टू कंप्लीट, ये पहला आपका आंसर हो गया। दूसरे में ऑफ कंप्लीटिंग, अरे मैंने गलत बता दिया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सुधार देता हूँ। तो कैपेबल में हमें क्या लगाना चाहिए था, कैपेबल में लगाना चाहिए था ऑफ और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये आंसर ढूंढिए, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो कैपेबल के बाद टू कंप्लीट नहीं लगेगा, क्योंकि कैपेबल के बाद ऑफ और आईएनजी फॉर्म लगती है। टू कंप्लीट तब लगता है जब यहाँ पर एबल लगा होता। तो ऑफ के साथ आईएनजी फॉर्म कहाँ मिला आपका, ये देखिए बी वाले में मिल गया, तो आपका आंसर बी होता। तो सी कैपेबल इन कंप्लीटिंग होगा नहीं और कंप्लीट होगा नहीं। जब पता चल गया कि कैपेबल के बाद ऑफ और आईएनजी फॉर्म लगती है तो और ज़्यादा में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर रहा बी। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिए, गलती होते होते बची थी, ये सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। मेरी तरह कहीं जल्दबाजी मत करिएगा, वरना आपका आंसर लगते लगते आते हुए भी आंसर कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। और उदाहरण अभी देखा हम लोगों ने आँख के सामने। तो इस तरह की जल्दबाजी से बचिएगा, जैसी जल्दबाजी मैं कर रहा था। तो सोच लीजिए अगर मुझसे जल्दबाजी में गलती हो सकती है तो आप लोगों का क्या हाल होगा, ठीक है। तो ये अहंकार की बात नहीं है, समझदारी की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ बता दिया है कि प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। चलिए, आई डू नॉट एग्री डैश योर ओपिनियन ऑन दिस इशू। तो जो हम एग्री की बात कर रहे हैं, किसके साथ एग्री करना है, तो 1 मिनट के जरा एग्री को डिस्कस कर लेते हैं। एग्री के साथ हम लोग 3 चीज़ लगाते हैं, ठीक है। एक लगाते हैं एग्री के साथ विद, दूसरा लगाते हैं एग्री के साथ टू, और तीसरा लगाते हैं एग्री के साथ ऑन या अपान। तो एग्री विद हम लोग कब लगाते हैं, जब किसी व्यक्ति से सहमत होना होता है। एग्री टू कब लगाते हैं, जब किसी बात से सहमत या असहमत होना होता है, जैसे कोई ओपिनियन है, किसी का प्रपोजल है, किसी की एडवाइस है, तो उससे अगर सहमत होना हुआ तो टू लगाएंगे। किसी व्यक्ति से सहमत होना हुआ तो विद लगाएंगे, और किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर सहमत होना हुआ तो ऑन लगाएंगे। जिसमें से एक इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, देखिए कौन सा लगा हुआ है, ये एग्री के साथ यहाँ ऑन देखिए लगा हुआ है, ऑन दिस इशू। अब रह गया ओपिनियन। तो ओपिनियन कोई पर्सन तो होगा नहीं, पर्सन के साथ विद लगाता, और पर्सन नहीं है, तो पर्सन नहीं है तो ओपिनियन है, ओपिनियन है तो हमें क्या लगाना चाहिए, टू। एग्री टू समथिंग, एग्री विद समबडी। तो किसी पर्सन से एग्री होने में विद, और किसी बात से एग्री होने में टू। आपको आंसर मिल गया होगा, क्या लगेगा यहाँ पर, यहाँ लगेगा टू, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करना है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डोंट यू वेस्ट योर टाइम, और ये देखिए लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें अगर आप लोग थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतेंगे तो यहाँ भी धोखा खाने का बहुत बड़ा चांस है। डोंट यू वेस्ट, अब डोंट यू वेस्ट कुछ लोग समझ गए होंगे कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें सलाह दी जा रही है कि टाइम बर्बाद मत करो। एक्चुअली ऐसी बात है नहीं। सेंटेंस को समझिएगा नहीं तो गलती होने के बहुत बड़े चांस होते हैं और यही आप लोगों से धोखा होगी। देखिएगा, अगर मैं लिखा होता कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखा होता डोंट वेस्ट योर टाइम तो डोंट के साथ सीधे वेस्ट लग जाता, यहाँ पर यू नहीं आता, तब वो इम्परेटिव सेंटेंस होता। और यहाँ लिखा है डोंट यू वेस्ट योर टाइम, मतलब वह क्या तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हो, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। और इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज के बदले क्या लगता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ तो डू डज के बदले क्या लगता है, ये रहा आपका डू और ये रहा आपका डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसके बदले पैसिव वॉइस में क्या लगती है, इज एम आर, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में। बात समझ में आ गई। तो हमें ढूंढना है कि किस पैसिव वॉइस में इज एम आर लगा हुआ है। तो ये तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, ये इंपरेटिव समझ के बनाया गया। योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, इंपरेटिव समझ के बनाया गया। इज योर टाइम नॉट वेस्टेड बाय यू, ये देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो यानी कि मतलब यही इंटरोगेटिव समझ के पैसिव बनाया गया है। यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर टाइम, ये इंपरेटिव समझ के बनाया गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगर आप में से किसी ने धोखा खाया हो तो इस समय आपको अपने ऊपर कोफ्त हो रही होगी, खुद के ऊपर गुस्सा लग रही होगी, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अपने बाल नोच लें, पर क्या करें, अपने ही हैं तो नोच नहीं सकते हैं। ऐसी खिसियाहट लगी हो तो दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा। सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा कि वो इंपरेटिव है या इंटरोगेटिव है। ऐसे धोखे हो सकते हैं एग्ज़ाम में भी, अभी खा लीजिए जितने धोखे खाने हों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द पुलिस अराइव्ड, ठीक, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड, पुलिस आई और पुलिस ने ढूंढा, डैश होल्डेड शुगर, ठीक, डैश होल्डेड शुगर इन द शॉप। अब ये उन्होंने ढूंढा, चीनी ढूंढी। अब चीनी क्या है, चीनी है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या लगेगा, जो एडजेक्टिव लगेगा वो लगेगा क्वांटिटी का, अमाउंट का। तो बस हमें ये देखना है कि क्वांटिटी या अमाउंट का हमें यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना है। अब जो अमाउंट होगा वो थोड़ा सा होगा कि ज़्यादा सा होगा ये भी देखना है। तो पुलिस ने कहीं छापा मारा, दुकान पर होल्डेड मतलब क्या हुआ, क्या कहते हैं, स्टोर की हुई, जिसको कहते हैं काला बाजारी, उस तरह से बहुत सारी चीनी मिली। तो चलिए देखते हैं कि क्या ज़रूरत हमें पड़ रही है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है इसके पहले लगाने की। तो शुगर के पहले अ लार्ज नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नंबर, तो अभी बोला था शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, हमें क्वांटिटी की ज़रूरत है, नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया। ग्रेट डील ऑफ दूसरा क्या है, ये क्वांटिटी का है, तो ये हमारा चांस बन सकता है कि ये होगा। मच अमाउंट, अब आ गई लफड़ा, तो मच और अमाउंट दोनों लिखा हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन और दूसरे वाले ऑप्शन में झगड़ा है कि आप बी लगाएं या सी लगाएं, भाई एक को तो काटना पड़ेगा, दोनों तो विनर नहीं हो सकते ना। तो देखते हैं कि इसमें से कौन जीतेगा। तो ग्रेट डील ऑफ अभी सही है, मच अमाउंट ऑफ में आखिर गलती क्या है। तो देखिए अमाउंट भी मात्रा बता रहा है और मच भी मात्रा बता रहा है, तो दो चीज़ें, या तो आप मच लगा देते या फिर एन अमाउंट ऑफ लगा देते। मच और अमाउंट दोनों लगा दिए हैं, इसलिए ये गलत हो गया, दोनों नहीं लगेगा। चलिए 2 हो गया। और चौथा वाला क्या है, ऑफ यू, ऑफ यू क्या होता है, नंबर के लिए आता है, तो ये तीसरा वाला ये भी कट गया। तो मतलब ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया। अब बचा है आपके पास केवल एक आंसर बी, और यही होगा इसका आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखें 7 में क्या पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेक्सिकल वर्ड, ठीक है। तो देखिए
अब आपको जानना ये ज़रूरी है कि वर्ड जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, लेक्सिकल और फंक्शनल वर्ड होते हैं। एक होता है लेक्सिकल और एक होता है फंक्शनल। ठीक, ये फंक्शनल वर्ड होते हैं कुछ। तो लेक्सिकल वर्ड, फंक्शनल वर्ड। लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं? देखिए, आपका नाउन जो है वो लेक्सिकल वर्ड में आता है, आपकी वर्ब जो है वो लेक्सिकल वर्ड में आता है। नाउन हो गया, वर्ब हो गया, और आपका एडजेक्टिव लेक्सिकल में आता है, और आपका एडवर्ब लेक्सिकल में आता है। इतने लेक्सिकल हो गए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब लेक्सिकल होते हैं। और फंक्शनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो आप समझ लीजिए फंक्शनल वर्ड कौन होंगे। आपका प्रीपोजिशन फंक्शनल में आता है, आपका प्रोनाउन फंक्शनल में आता है, और आपका कंजंक्शन फंक्शनल में आता है, आपका इंटरजंक्शन फंक्शनल में आता है, और आर्टिकल किस में आता है? फंक्शनल में आता है। तो ये फंक्शनल में आते हैं। वर्ड दो तरह के होते हैं, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, वर्ड दो तरह के होते हैं, लेक्सिकल और फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल वर्ड कौन होते हैं? प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, आर्टिकल है। और लेक्सिकल वर्ड में क्या आता है? आपका नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, ये चार। तो आप ढूंढ लीजिए इसमें से कौन लेक्सिकल है। लेक्सिकल का मतलब हमें क्या चाहिए? लेक्सिकल का मतलब हमें चाहिए कोई नाउन हो, कोई वर्ब हो, कोई एडजेक्टिव हो या कोई एडवर्ब हो, चार चीज़ें। तो सम क्या है? ये डिटर्मिनर है, ये होगा नहीं। वेदर, वेदर क्या है? कंजंक्शन है, ये होगा नहीं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हो गया? ये प्रधानाचार्य के लिए लगा होता है ना, तो ये प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल है, इसलिए ये नाउन है, ये लगेगा। और इफ़ कंजंक्शन है, ये नहीं होगा। तो सम, वेदर और इफ़ फंक्शनल वर्ड है, प्रिंसिपल नाउन है, और यही लेक्सिकल वर्ड है। आपका आंसर हुआ सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस आंसर के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट का मामला होगा, जहां भी फंसेगा तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट का मामला आएगा, तो वो मैं बताता चलूँगा। 8वां क्वेश्चन है, द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। ठीक, तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। विंड लाइज मतलब क्या हुआ? हवा लेटी हुई थी। इन द आर्म्स ऑफ डॉन मतलब क्या हुआ? उषा। डॉन का मतलब उषा काल जो होता है, प्रातः काल, सूर्योदय होने के समय का, लगभग सूर्योदय के पहले जो लाल लाल दिखाई देता है पूरब की ओर, तो वही करीब आधे घंटे 1 घंटे का टाइम डॉन का टाइम माना जाता है। ये डॉन वो वाला नहीं है जिसको 18 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही थी भैया, ये डॉन है सुबह का टाइम। ठीक है, तो हवा उषा की गोद में, मतलब हवा जो है वो उषा की गोद में सो गया। ठीक है, तो हवा को भी सो गया मतलब क्या हुआ? पर्सोनिफाई किया जा रहा है। हवा इंसान नहीं है, उसको इंसान की तरह या कह सकते हो सजीव की तरह माना जा रहा है। आर्म्स ऑफ डॉन, उषा काल क्या होता है? ये एक समय है जिसके आर्म्स हैं, तो इसका मतलब हम उषा को भी क्या कर दिए? पर्सोनिफाई कर दिए, और हवा को भी पर्सोनिफाई कर दिए। दो ऐसे ऑब्जेक्ट जो नेचर में हैं, नेचर के इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने मनुष्य की तरह या एक सजीव की तरह ट्रीट किया, तो यहाँ पर हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? पर्सोनिफिकेशन। आपका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो किसी आंसर को डिक्टेट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है मुझसे, तो कहीं आप लोग इससे बोर तो नहीं होते? अगर हो भी रहे होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी आदत से बाज नहीं आऊँगा, मुझे आंसर को समझाने में थोड़ा टाइम लगता ही है। ठीक है, चलिए, अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं इसके लिए क्या करूं। चलिए, अच्छा, तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है, ऑल्दो दे आर 250 माइल्स अपार्ट, दे कीप इन कंस्टेंट कॉन्टैक्ट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, 250 मील दूर हैं तो इंटरनेट पर ही कॉन्टैक्ट होगा। चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ऑल्दो दे आर 250 माइल्स अपार्ट, हालांकि वो 250 मील दूर हैं, ये कैसा सेंटेंस है? ये पूछा जा रहा है। अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, अब पूछा जा रहा है कि ये क्लॉज कैसा है। सारे में क्लॉज दिया है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है या नाउन क्लॉज है या कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो ये है एक एडवर्ब क्लॉज। एडजेक्टिव फिर मुंह से निकल गया, ये क्या है? एडवर्ब क्लॉज। अब कैसे होगा कि एडवर्ब क्लॉज? देखिए भैया, नाउन क्लॉज होता है तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है, और ये सब्जेक्ट नहीं है किसी वर्ब का। दूसरी वर्ब का स्पष्ट सब्जेक्ट है, कीप इन कॉन्टैक्ट का सब्जेक्ट है दे, तो कोई क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हुआ, तो ये नाउन क्लॉज तो फिलहाल नहीं है।
दूसरी बात आती है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा होता है, जैसे हु हुआ, वेयर और होम हुआ, विच हुआ, इससे कनेक्टेड होता है तो वो एडजेक्टिव क्लास होता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से कनेक्टेड नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि ये विरोध बताने के लिए है, आल्दो लगा है जो दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट करने के लिए जुड़ा है। तो जब कंट्रास्ट करने के लिए जुड़ा होता है आल्दो, दो, इसके सहारे, तो वो एडवर्ब क्लास होता है। ऐसे ही कंडीशन वाला होता तो भी एडवर्ब क्लास होता, पर्पज बताता तो भी एडवर्ब क्लास होता, कंपैरिजन करता तो भी एडवर्ब क्लास होता। तो फिर कभी एडवर्ब क्लास पढ़ाएंगे। तो अभी आपको पहचान के लिए इतना ज़रूरी है क्या होता है एडवर्ब क्लास। तो ये आल्दो जो वर्ड है, आल्दो, ये विरोध जताने के लिए जुड़ा हुआ है, तो ये कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है। तो जितने भी कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट होते हैं, आल्दो, दो, ये सब, ये एडवर्ब क्लास बनाते हैं। तो आपका आंसर हो गया ये एडवर्ब क्लास। बहुत विधिवत आपको पूरा क्लास वगैरह समझना हो तो आपको हमारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। डिस्कशन कराते समय अब उतनी ज़्यादा ग्रामर पढ़ाई जाना पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच कंजंक्शन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दो सेंटेंस दिए हुए हैं, एक है यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, ये सेंटेंस है, और यू वर्क हार्डर, अगर आप मेहनत और नहीं करते हैं तो इन दोनों को जोड़ने के लिए आप क्या लगाएंगे। तो ये तो शर्त है, क्या कह रहे हैं कि यू विल नॉट सक्सीड ये रिजल्ट है, और यू विल वर्क हार्डर ये क्या हो गया, ये शर्त है। मतलब ऐसे जुड़ रहा है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, ठीक है। तो अगर का सेंस आ रहा है, और अगर के साथ क्या आ रहा है, नहीं भी लगा हुआ है। क्या आ रहा है, फिर से देखिए, अगर आप मेहनत नहीं करते, अगर मैं केवल इफ़ लगा दूं, इसमें सिर्फ इफ़ लगा दूं तो क्या होगा, ये हो गया यदि आप मेहनत करते हो तो सफल नहीं होगे, ये सेंटेंस ठीक नहीं बना। आपको इफ़ के साथ क्या लगाना पड़ेगा, इफ़ के साथ आपको लगाना पड़ेगा नॉट। मतलब हम कहते हैं अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो सफल नहीं होगे, तब जाके सेंटेंस की मीनिंग आएगी, क्योंकि ये रिजल्ट जो है वो निगेटिव दे रहा है। तो रिजल्ट निगेटिव दे रहा है तो शर्त भी निगेटिव होगी, तो हमें इफ़ के साथ नॉट लगाना पड़ेगा। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ये केवल इफ़ लिखा हुआ है, नॉट नहीं लिखा है, ये नहीं होगा। अभी दो क्या होगा, विरोध जताने के लिए होता है, शर्त के लिए नहीं होता। टिल जो होता है टाइम के लिए होता है। अनलेस क्या होता है, अनलेस में क्या होता है, इफ़ भी होता है और नॉट भी होता है। अनलेस का मतलब यदि आप मेहनत नहीं करते, तो अनलेस ही है जो यहाँ पर सूटेबल सेंस में आप आ रहा है। तो ये थे आपके आज के सेट के 10 क्वेश्चन। ठीक, तो आज का ये 10 क्वेश्चंस का सेट डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा, आपकी राय की हमें ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट के लिए या कुछ आप चाहते हैं तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। देखिए, आपको लगेगा कि आप टीचर हैं और आपको हम क्या राय दें, तो ये बात आप लोग गलत सोच रहे हैं। आपकी राय की हमें ज़रूरत है। हम टीचर हैं तो हम भगवान थोड़े ना हो गए हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आपकी अपनी ज़रूरतें होंगी, तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कि अगर आपको समझाने में कोई चीज़ और चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा समझाते हैं, उनसे से कुछ चीज़ें कम करें, तो ये राय आप बेहिचक दे दीजिएगा। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर भी चाहिए हो तो वो भी आप राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप राय नहीं देंगे तो फिर मैं ऐसी, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसी ही वीडियोज़ बना के डालता चला जाऊँगा, फिर इसमें सुधार और कैसे होगा। ठीक है, तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। और आज मैं ख़त्म करता हूँ इस सेट को। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे, पिछले डिस्कशंस नहीं देखे हों, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख करके वहाँ पहुँच जाइए। सारे डिस्कशन आपके बहुत काम के हैं। तो यहीं ख़त्म करते हैं आज का ये डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।